आज हम लोग भारतीय समाजवाद के ऊपर विचार करना प्रारंभ करेंगे। भारतीय समाजवाद जैसी कोई चीज़ वस्तुतः नहीं है, क्योंकि जैसा कि हमने भारतीय राजनीतिक चिंतन को पढ़ा, तो उस अर्थ में हमारे यहाँ जिस अर्थ में आजकल समाजवाद शब्द का प्रयोग होता है, या जिस अर्थ में उसका पश्चिम में उदय हुआ और उसकी जो मान्यताएं हुई जिनका प्रभाव विभिन्न देशों पर पड़ा, तो उस प्रकार की मान्यताएं हमारे प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में विद्यमान नहीं हैं, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन में व्यक्ति और समाज को देखने की जो दृष्टि है वो नितांत भिन्न प्रकार की है। लेकिन इस अर्थ में भारतीय समाजवाद शब्द का प्रयोग हम कर सकते हैं कि जो पश्चिमी विचारों का प्रभाव भारत पर पड़ा, तो जिस प्रकार से उदारवादी चिंतन का प्रभाव भारत पे पड़ा, उसी तरह से जो पाश्चात्य समाजवाद है उसका प्रभाव भी भारत पर पड़ा। और पाश्चात्य समाजवाद के जो विभिन्न संस्करण हैं, जिनका कि अध्ययन हमने बहुत प्रारंभ में किया भी था, उनमें जो मार्क्सिज्म या साइंटिफिक सोशलिज्म जिसको कहा जाता है, उसका गहरा प्रभाव भारत के अनेक राजनेताओं और अनेक चिंतकों पर 20वीं शताब्दी में पड़ा। और उन्हीं सबको हम इंडियन सोशलिज्म के अंतर्गत रखते हैं या भारतीय समाजवाद के अंतर्गत रखते हैं। तो अब ये है कि भारत में समाजवाद तो आया, 20वीं शताब्दी के दूसरे और तीसरे दशक में उसका प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगा था, और उस समय के जो विचारशील लोग थे, जो इंटेलेक्चुअल्स थे, वे उसकी तरफ आकर्षित भी हुए, ख़ास तौर से 1917 की रूस की क्रांति के बाद। लेकिन जैसा कि यूरोप में हुआ कि मार्क्सवाद को यूरोप के विभिन्न देशों ने अपनाया तो, लेकिन उन्होंने उसमें अपनी परिस्थितियों के अनुसार अनेक महत्वपूर्ण संशोधन भी किए। जैसे रूस ने मार्क्सवाद को अपनाया, लेकिन उसने रूस की परिस्थितियों के अनुसार उसमें अनेक संशोधन भी किए। चीन ने भी मार्क्सवाद को अपनाया और चीन ने भी अनेक परिस्थितियों के कारण उसमें संशोधन किए। इटली में मार्क्सवाद का प्रभाव पहुंचा, लेकिन इटली में ग्राम्शी ने मार्क्सिज्म में इटली के इतिहास और संस्कृति के संदर्भ में अनेक परिवर्तन किए। और दूसरे भी अन्य विचारक हैं, यानी जिसको कि हम ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म कहते हैं। तो वो जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है, उसको अनेक देशों ने संशोधित रूप में ही ग्रहण किया, और वो संशोधन उन्होंने अपने देश काल परिस्थितियों के अनुसार किए। भारत पर भी यही बात लागू होती है कि भारत में जो लोग समाजवाद से प्रभावित हुए या मार्क्सवाद से प्रभावित हुए, भारत में समाजवाद के दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक तो जैसा कि मैंने बताया जो मार्क्सिज्म है या जो साइंटिफिक सोशलिज्म है, और दूसरा सोशलिज्म की एक दूसरी प्रमुख धारा थी जिसको कि फेबियनिज्म या इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, विकासवादी समाजवाद या फेबियनवाद कहते हैं, उसका प्रभाव भी भारत पर पड़ा। तो ये दोनों प्रकार के समाजवाद की इन दोनों प्रकार की मान्यताओं का प्रभाव भारत पर पड़ा। लेकिन भारत के लगभग सभी समाजवादी चिंतकों ने जो वेस्टर्न सोशलिज्म है, चाहे वो मार्क्सिस्ट हो चाहे वो एवोल्यूशनरी हो, उसको भारतीय परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित और संशोधित किया। और ख़ास तौर से इस प्रक्रिया में गांधीवादी दर्शन के प्रभाव की बहुत बड़ी भूमिका रही। मोटे तौर से हम कह सकते हैं कि जो भारत के समाजवादी हैं, वे गांधीवाद और मार्क्सवाद में से कोई मार्ग, दोनों धाराओं में से कोई मार्ग निकालने का निरंतर प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। वे मार्क्सवाद को भी
किसी अंश में स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर गांधीवादी प्रभाव भी उनके ऊपर हमें दिखाई पड़ता है। तो इसलिए भारतीय समाजवाद को हम मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिला जुला संस्करण कह सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है भारतीय समाजवाद के संदर्भ में कि उन्होंने सोशलिज्म को इंडियनाइज किया, उसका भारतीयकरण किया, जैसे कि चीन ने किया या रूस ने किया या इटली के मार्क्सवादियों ने किया। उसी तरह से भारत के समाजवादियों ने भी समाजवाद को का भारतीयकरण करने का प्रयास किया। अब किसने कितनी मात्रा में ये किया और वो कहाँ तक सफल रहा, ये एक अलग प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग जो भारतीय समाजवाद है और जो पाश्चात्य समाजवाद है, उसमें जो 2-3 मुख्य अंतर दिखाई पड़ते हैं उनके ऊपर विचार करेंगे। भारतीय समाजवादियों ने मनुष्य की आत्मचेतना को समुचित महत्व दिया और वे मनुष्य को भौतिक आर्थिक प्राणी के रूप में नहीं देखते, जैसा कि मार्क्स और दूसरे समाजवादी चिंतक पश्चिम के जिस तरह से देखते हैं। भारत के सांस्कृतिक वैशिष्ट ने भारत के सांस्कृतिक वैशिष्ट का भारतीय समाजवाद पर स्पष्ट प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। हमारी जो आत्मवादी जीवन दृष्टि है भारत की, उसने भी समाजवाद को प्रेरित और प्रभावित किया है। और इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण तो ये है कि डॉक्टर संपूर्णानंद, जो कि एक बड़े राजनेता भी थे और बहुत बड़े विद्वान भी थे, उन्होंने अपने ग्रंथ चिदविलास में मार्क्सवाद के संदर्भ में वेदांत दर्शन की व्याख्या की है और ये प्रतिपादित करने का प्रयास किया है कि किस प्रकार जो वेदांत दर्शन है वो मार्क्सवादी मान्यताओं को कुछ हद तक अंगीकार करते हुए भी उनसे भी एक उच्चतर स्तर पर समाज और व्यक्ति की व्याख्या करता है। तो वो उनका चिदविलास नामक जो ग्रंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस दृष्टि से। और इसलिए डॉक्टर संपूर्णानंद को उनके जो समकालीन समीक्षक थे या विचारक थे, वो उनको वेदांती समाजवादी कहते थे, जिन्होंने समाजवाद के सूत्रों को वेदांत दर्शन में खोजने का कार्य किया। तो एक तो ये है कि भारत की आत्मवादी दृष्टि ने समाजवाद को संशोधित और परिवर्तित किया। जो भारतीय समाजवादी हैं वे पूरी तरह से उस तरह से डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को नहीं मान पाते जैसा कि पश्चिम के समाजवादियों में हम देखते हैं। दूसरी बात यह है कि जो भारतीय समाजवादी हैं वे ये नहीं मानते कि मनुष्य या समाज की रचना में केवल भौतिक आर्थिक परिस्थितियों की ही भूमिका होती है। हम लोग जानते हैं कि मार्क्स ने एक इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म का सिद्धांत दिया, जिसको बहुत सारे मार्क्सवादी मानते रहे, कि जो भौतिक आर्थिक परिस्थितियां होती हैं वो किसी समाज को, उसकी संस्कृति को, उसकी राजनीति को, उसकी कला को, सबको निर्धारित और प्रेरित करती हैं। तो इस तरह के इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म को भारतीय समाजवादी नहीं मानते। उनका ये कहना है कि केवल बाह्य कारकों से परिवर्तन नहीं होते। मनुष्य कोई ऐसा जड़ प्राणी नहीं है कि परिस्थितियों के हिसाब से उसका गठन होता है। मनुष्य एक चेतनावान प्राणी है, बुद्धिवान प्राणी है। उसमें स्वयं बहुत सारे परिवर्तनों को प्रारंभ करने की सामर्थ्य होती है और इतिहास में हमको इसके अनेक दृष्टांत देखने को मिलते। तो इसलिए परिवर्तनों का मूल मनुष्य के अंदर होता है। ठीक है, बाह्य परिस्थितियों का भी प्रभाव होता है, लेकिन केवल जो एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस होते हैं वो मनुष्य समाज की रचना नहीं करते।
या केवल जो आर्थिक भौतिक परिस्थितियाँ होती हैं, समाज या व्यक्ति केवल उनका परिणाम नहीं होता है। समाज और व्यक्ति में इन परिस्थितियों को परिवर्तित करने की, उनकी धारा को मोड़ने की सामर्थ्य होती है। तो इसलिए भारतीय समाजवादियों के लिए मनुष्य परिस्थितियों का दास नहीं है। वो परिस्थितियों के ऊपर विजय प्राप्त करके उनको एक नया स्वरूप या उनको एक नई दिशा प्रदान करने की आंतरिक सामर्थ्य रखता है। तो ये जो पक्ष है वो भी भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। फिर गांधी दर्शन का, जैसे कि मैंने बताया कि गांधी दर्शन के प्रभाव से जो भारतीय समाजवादी हैं वे क्रांति और हिंसा में विश्वास नहीं रखते। ज़्यादातर जो वेस्टर्न मार्क्सिज्म रहा है वो रेवोल्यूशनरी तरीके से ही नए समाज की रचना का प्रतिपादन करता रहा है। यद्यपि वहाँ पर जो विकासवादी समाजवादी हैं उन्होंने ऐसा नहीं माना, लेकिन जो ऑर्थोडॉक्स मार्क्सिज्म है वो समाज परिवर्तन में हिंसा और क्रांति की बहुत बड़ी भूमिका मानता रहा है, निर्णायक भूमिका मानता रहा है। और मार्क्सवाद के संदर्भ में हम लोगों ने इस पक्ष पर विचार भी किया था। लेकिन भारत की तासीर में हिंसा और क्रांति है नहीं। जो भारत में मनुष्य की आत्मिक मानसिक संरचना है वो एक भिन्न प्रकार की है। गांधीवादी दर्शन उसी को प्रतिबिंबित भी करता है। तो गांधीवादी दर्शन के प्रभाव में वे ये मानते हैं कि सामाजिक आर्थिक पुनर्रचना शांतिपूर्ण और अहिंसक तरीके से भी हो सकती है। कोई, जैसा कि मार्क्स ने कहा कि जो फोर्स इज द मिडवाइफ ऑफ एवरी न्यू चेंज, ऐसा वो नहीं मानते कि हर बड़ा परिवर्तन क्रांति से ही होगा, हिंसा से ही होगा। भारतीय दृष्टि ये नहीं रही, गांधीवादी दृष्टि ये नहीं। वो मानते हैं कि मनुष्य निर्णायक परिवर्तन शांति और अहिंसा के माध्यम से भी कर सकता है। और भारत में तो संपूर्ण जो उसका इतिहास है उसमें आमतौर से यही प्रक्रिया रही है कि जो भी परिवर्तन हुए हैं वे बड़े सहज रूप में और बहुत उथल पुथल पैदा किए, बिना उथल पुथल पैदा किए होते रहे हैं। तो इसलिए भारतीय समाजवादी भी मानता है। इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू और अशोक मेहता ये दो महत्वपूर्ण समाजवादी चिंतक हैं जिन्होंने संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत योजनाबद्ध विकास के मार्ग को श्रेष्ठ माना। उन्होंने ये माना कि सोशलिज्म अगर हमें लाना है तो उसके लिए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्लानिंग का जो विचार है ये बहुत सहायक हो सकता है। रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वायलेंस की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार स्टालिनवाद की उस मान्यता कि लोकतंत्र व योजनाबद्ध विकास में एक मौलिक टकराव है कि दोनों साथ साथ नहीं चल सकते। अगर आप लोकतंत्र को अपनाएंगे तो फिर प्लान्ड डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। प्लान डेवलपमेंट के लिए एक अथॉरिटेरियन, एक टोटलिटेरियन सिस्टम चाहिए जो कि फोर्स के ऊपर, वायलेंस के ऊपर आधारित हो, जैसा कि स्टालिन मानता था। तो इसलिए भारत में अशोक मेहता और नेहरू जैसे लोगों ने कहा कि नहीं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी प्लान डेवलपमेंट का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। तो ये सब गांधी दर्शन का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। अब जहाँ तक भारत में समाजवादी चिंतकों का प्रश्न है तो बहुत सारे लोग समाजवाद से प्रभावित थे और उन्होंने समाजवादी दृष्टिकोण से जीवन और जगत के प्रश्नों पर विचार किया है। भारतीय समाजवाद के जो पुरोधा रहे हैं उसमें आचार्य नरेंद्र देव हैं, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण, अशोक मेहता, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ये सब समाजवादी चिंतक थे। इसके अलावा जब हम आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय 1934 के आसपास
कांग्रेस पार्टी के अंदर एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बनी थी, जो कि ये चाहती थी कि जब भारत स्वतंत्र हो जाए तो भारत का नवनिर्माण समाजवादी प्रणाली या समाजवादी मान्यताओं के अनुसार होना चाहिए। तो ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी, और उस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो थी वो कांग्रेस के अंदर रहते हुए इस बात का निरंतर प्रयास करती रहती थी कि आज़ादी के बाद भारत में सोशलिज्म की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस के अंदर कई प्रकार के दृष्टिकोण थे कि आज़ादी के बाद भारत का नवनिर्माण किस तरह से होना चाहिए। लेकिन ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ये चाहती थी कि जब हम आज़ाद हो जाएं तब हमको सोशलिज्म के मार्ग पर चलना चाहिए। बाद में आगे चल के जब हम आज़ाद हुए तो एक संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से दो राजनीतिक दल बने, जिन्होंने भारत अपने अपने तरीके से भारत में सोशलिज्म को लाने का प्रयास किया। यद्यपि उनको कभी निर्णायक सफलता नहीं मिली, लेकिन ये जो भी लोग थे, चाहे वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के एसएसपी के लोग हों, चाहे वो पीएसपी के यानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के लोग, ये कांग्रेस से तो बाहर आ गए, क्योंकि आज़ादी के बाद उनको लगा कि अब कांग्रेस सोशलिज्म को ऑफिशियली अडॉप्ट नहीं करेगी भारत के नवनिर्माण में। तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और कांग्रेस के बाहर आकर वो ये प्रयास करने लगे कि जनता में समाजवादी लक्ष्य के लिए जागृति उत्पन्न की जाए, और इसके लिए दो दल बने जो कुछ समय तक रहे, लेकिन जिनकी कोई बहुत निर्णायक भूमिका भारतीय राजनीति में नहीं रही। तो ये पक्ष भी है। तो इसलिए एक जो प्रसिद्ध एक अर्थशास्त्री हुए हैं डॉक्टर ज्ञानचंद्र, जिन्होंने भारतीय समाजवाद का बड़ा सुंदर विवेचन विश्लेषण किया है, उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला है कि जब तक भारतीय समाजवाद नितांत भौतिकवादी दृष्टिकोण के प्रभाव में रहा, यानी ये जो सोशलिस्ट थिंकर्स थे जैसे कि जयप्रकाश नारायण वगैरह, ये जब तक मार्क्सिस्ट फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे, तब तक समाजवाद भारतीय जनमानस में ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाया। लेकिन जब भारतीय समाजवादियों ने गांधीवादी मार्ग को चुना, तब उनका भारतीय राजनीति में प्रभाव बढ़ा। ऐसा निष्कर्ष डॉक्टर ज्ञानचंद्र ने निकाला है। यानी जो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म है, जो मार्क्सिज्म है, उसके प्रभाव में जब तक भारतीय समाजवादी रहे, वे जनता में अपनी कोई विशेष फॉलोइंग नहीं पैदा कर पाए। लेकिन जब उन्होंने इस सच्चाई को समझा कि जो मार्क्सिस्ट फ्रेमवर्क है वो भारत के लिए कतई एप्लीकेबल नहीं है, भारतीय जनमानस इसको स्वीकार नहीं कर पाएगा, तो उन्होंने गांधीवादी जो दृष्टिकोण है उसका आश्रय लेना प्रारंभ किया और एक तरह से मार्क्स और गांधी के बीच से कोई रास्ता निकालने का प्रयास किया, और उसके बाद उनका जनमानस पर प्रभाव भी बढ़ा। तो ऐसा निष्कर्ष डॉक्टर ज्ञानचंद्र ने अपनी पुस्तक में निकाला है। तो ये एक दूसरा पक्ष है। अब जहाँ तक भारतीय समाजवाद के जो विचारक हैं, जैसा कि मैंने बताया कि कई लोग समाजवादी दृष्टिकोण को मानते थे। कुछ लोग हाफ हार्टेड सोशलिस्ट थे, यानी आधे अधूरे मन से समाजवाद को मानते थे। वो पूरी तरह से सोशलिज्म को नहीं, बल्कि थोड़ा द्वंद्व में थे कि कुछ हद तक सोशलिज्म को स्वीकार करते थे, कुछ हद तक लिबरल आइडियाज़ को स्वीकार करते थे, जैसे कि नेहरू के साथ, कि उनके ऊपर लिबरलिज्म का भी गहरा प्रभाव है, उनके ऊपर सोशलिज्म का भी गहरा प्रभाव है। लेकिन तो कुछ तो ऐसे थे, लेकिन कुछ ऐसे थे जो कि
समाजवादी चिंतन को एक भारतीय स्वरूप प्रदान करके और एक गंभीर वैचारिक दृष्टिकोण के रूप में प्रतिपादित करके उसके आधार पर भारतीय समाज की पुनर्रचना करना चाहते थे। इनमें 3 नाम सबसे प्रमुख हैं। एक तो आचार्य नरेंद्र देव का, दूसरा जयप्रकाश नारायण का और तीसरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का। ये नहीं कि तीनों का दृष्टिकोण पूरी तरह से एक जैसा था, ऐसा नहीं था। उनके दृष्टिकोण में भी भिन्नता थी, लेकिन इन तीनों की विशेषता ये है कि वे तीनों ही गांधी दर्शन से बहुत प्रभावित थे और तीनों ही विचारक मार्क्स से भी प्रभावित थे। और अब इस दोनों का समुचित सामंजस्य करके एक भारतीय समाजवादी दृष्टि कैसे प्रस्तुत की जाए, इसका उन्होंने प्रयास किया है और अपने ग्रंथों में, अपने लेखों में इस प्रकार से उन्होंने विचार किया है। तो इसमें जो एक बहुत ही प्रमुख नाम है वो जयप्रकाश नारायण का है, जिनको संक्षेप में जेपी कहा जाता था, इस नाम से लोकप्रिय थे वे। तो जयप्रकाश नारायण के विचारों का हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़े विस्तार के साथ। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 में हुआ बिहार में और 1989 यानी 1979 में उनका देहांत हुआ। बिहार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में उनका जन्म हुआ था और उनका जो राजनीतिक जीवन था वो 1921 में ही प्रारंभ हो गया, जब वो पटना कॉलेज में अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने गांधी जी उस समय जो असहयोग आंदोलन चला रहे थे उसमें भाग लेना प्रारंभ किया। उसके बाद 1922 में वो उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए और 7 वर्ष वो अमेरिका में रहे और अमेरिका के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों यानी विस्कॉन्सिन में, कैलिफोर्निया, आयोवा और ओहियो, यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। इसी दौरान वो मार्क्सवाद के प्रभाव में आए, क्योंकि उस समय अमेरिका में कुछ पूर्वी यूरोप के देशों के मार्क्सवादी विचारक या नवयुवक इन यूनिवर्सिटीज़ में आते जाते थे और उनके साथ उनकी चर्चा होती थी, बातचीत होती थी। तो उनके प्रभाव में वे मार्क्सवादी बन गए। एक उस समय के जो एक कम्युनिस्ट थिंकर थे बहुत बड़े, मानवेंद्र नाथ राय, हेमन रॉय, उनसे भी वो मिले और उनके वो भी क्योंकि मानवेंद्र नाथ राय एक कट्टर मार्क्सवादी थे उस समय। तो जयप्रकाश नारायण उनसे मिलने के बाद और ज़्यादा मार्क्सवाद के प्रति समर्पित हो गए। तो 1929 में वो भारत वापस आए और भारत में वापस आने के बाद कांग्रेस पार्टी में वो के जो उस समय के प्रमुख नेता थे, विशेष रूप से जवाहरलाल नेहरू के संपर्क में आए और जवाहरलाल नेहरू ने उनको कांग्रेस में एक जो लेबर सेल था, एक जो श्रमिक प्रकोष्ठ था, उसकी जिम्मेदारी सौंपी। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई। पार्टी के ही अंदर, कोई पार्टी से बाहर नहीं, एक तरह का एक ग्रुप था समाजवादी सिद्धांतों में विश्वास करने वालों का, तो उसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी कहा गया। तो उसकी स्थापना में भी जयप्रकाश नारायण की बड़ी प्रमुख भूमिका थी। स्वतंत्रता संग्राम के वे एक बड़े वीर योद्धा थे। कई बार कारागार उनको जाना पड़ा, ख़ास तौर से 1942 के आंदोलन में वो भूमिगत होकर एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चलाते रहे भारत की आज़ादी के लिए। यानी एक
अंडरग्राउंड मूवमेंट, एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट का उन्होंने नेतृत्व किया और इंग्लैंड के शासन के खिलाफ उन्होंने हिंसक और क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ की। गिरफ्तार भी हुए, बाद में लाहौर जेल में वो बंद किए गए। 1945 में लाहौर जेल से छूटने के बाद फिर से कांग्रेस में सक्रिय हुए और जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी थी उसको और अधिक संगठित करने का प्रयास उन्होंने किया। लेकिन उस समय भारत विभाजन के प्रश्न को लेकर उनका कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व था उससे मतभेद हो चुका था और अन्य समाजवादियों की तरह उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। राम मनोहर लोहिया ने भी छोड़ दी और जयप्रकाश नारायण ने भी, और भी कई समाजवादी थे जिन्होंने पार्टीशन के मुद्दे पर जो कांग्रेस पार्टी स्टैंड ले रही थी उससे अपनी असहमति व्यक्त की और उन्होंने इसलिए पार्टी का परित्याग कर दिया। तो ये भी एक, और फिर उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी या जैसा कि मैंने बताया प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नाम से उन्होंने एक पार्टी बनाई। लेकिन उनको लगा कि धीरे धीरे उनको लगा कि जो दलीय राजनीति है, जो पार्टी पॉलिटिक्स है, उससे भारत का कल्याण होने वाला नहीं है। दलीय राजनीति से अनेक प्रकार की विकृतियां पैदा हो रही हैं। तो इसलिए उन्होंने एक प्रकार से राजनीति से ही अपने को अलग कर लिया और फिर उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दौर शुरू होता है जिसको कि एक सर्वोदय विचारक के रूप में भी सामने आते हैं। आचार्य विनोबा भावे के साथ उन्होंने सर्वोदय के सिद्धांत को पुनर्जीवित किया। यदि सर्वोदय का सिद्धांत तो गांधी दर्शन में विद्यमान है, लेकिन इन लोगों ने उसको एक अलग दर्शन के रूप में प्रतिपादित किया, विनोबा भावे और जयप्रकाश नारायण ने। और भूदान आंदोलन, जो कि एक बहुत बड़ा आंदोलन था उस दौर का, 50 और 60 के दशक का, उसका एक प्रकार से नेतृत्व किया। उसके बाद फिर वो राजनीति से, जैसा कि मैंने बताया कि वो तो राजनीति से काफ़ी दूर चले गए थे। लेकिन 1974 में जबकि श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन था, कांग्रेस पार्टी का शासन था, तो उन्होंने एक बार फिर राजनीतिक सक्रियता अपनी प्रारंभ की और इंदिरा जी की जो नीतियां थीं, उनके जो कार्यक्रम थे, उनके विरोध में एक बहुत विशाल जन आंदोलन उन्होंने शुरू किया। इस जन आंदोलन की परिणति इंदिरा गांधी को सत्ता से बेदखल करने में हुई 1977 में। इसके बाद जनता पार्टी के रूप में एक नए राजनीतिक दल का गठन हुआ और जनता पार्टी ने देश की बागडोर संभाली। लेकिन ये प्रयोग भी बहुत ही निराशाजनक सिद्ध हुआ, क्योंकि 2 साल के अंदर जनता पार्टी भी बिखर गई और जनता पार्टी का शासन भी भारत से समाप्त हो गया। तो इसलिए अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जयप्रकाश नारायण बहुत निराश थे, हताश थे, क्योंकि जिन लोगों को साथ लेकर उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन चलाया था और जिनसे उनको अपेक्षा थी कि ये भारत को एक नया मार्ग दिखाएंगे, टोटल रेवोल्यूशन जिसको वो कहते थे, संपूर्ण क्रांति का मार्ग दिखाएंगे, वे लोग अपने ही झगड़े में पड़ गए, अपनी महत्वाकांक्षाओं को ही पूरा करने में लग गए। और ऐसी स्थिति में उनका 1989 में देहांत हुआ। तो उन्होंने बहुत ईमानदारी से अपने जीवन को जिया। किसी भी प्रकार के सत्ता सुख या सत्ता के आकर्षण से वे हमेशा मुक्त रहे और इस अर्थ में वो गांधीवादी विचारधारा को चरितार्थ करते हैं। अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरह से राष्ट्र और समाज की सेवा के लिए अर्पित किया। अब जहाँ तक उनके राजनीतिक चिंतन का प्रश्न है, तो जयप्रकाश नारायण का जो
राजनीतिक चिंतन है उसमें एक हमें निरंतर बदलाव और विकास दिखाई पड़ता है। यानी वो जो उनका जो इवोल्यूशन है आइडियाज़ का, वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया रही और उसमें कम से कम 3 चरण तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। अपने जीवन के प्रारंभ में यानी युवावस्था में तो वो एक प्रखर मार्क्सवादी थे, एक बहुत ही स्टांच मार्क्सिस्ट थे और हम कह सकते हैं कि 1929 से लेकर 1946 तक का उनका जो जीवन था वो एक प्रखर मार्क्सवादी का जीवन था। मार्क्सवाद के ऊपर उन्होंने कई ग्रंथों की भी रचना की और वो ये मानते थे कि भारत को जो आज़ादी भी मिलेगी और भारत का जो नवनिर्माण भी होगा वो मार्क्सवादी तरीके से ही हो सकता है, ऐसा उस समय उनका मानना था। लेकिन उसके बाद उनका मार्क्सवाद से मोह भंग हुआ और यहाँ पर उनके जीवन का दूसरा चरण प्रारंभ होता है 1946 से। 1946 से 1954 तक रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म से उनका मोह भंग हो गया कि क्रांति से, हिंसा से परिवर्तन होगा, जैसा कि वो मार्क्सिस्ट थिंकर के तौर से जो बात वो मानते थे, उनको लगा कि नहीं, अब ये संभव नहीं है। तो इसलिए वो अब समाजवाद को तो मानते थे अभी भी, लेकिन वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म के पक्षधर हो गए, या जिसको इवोल्यूशनरी सोशलिज्म कहते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी से हमें समाजवाद की स्थापना करनी है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से समाजवाद की स्थापना करनी चाहिए, ऐसा उनका विश्वास हो गया। तो इसलिए अब वो रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट नहीं रहे बल्कि डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट बन जाते। 1954-55 तक उनका ऐसा विचार रहा, लेकिन फिर परिवर्तन आया। उनको लगा कि जो पार्टी पॉलिटिक्स वाली डेमोक्रेसी है, इसमें मनुष्य का और राजनीतिज्ञों का नैतिक पतन बहुत हो जाता है। ये मॉरली डिकेइंग है, क्योंकि सत्ता साध्य बन जाती है और सत्ता के लिए आदमी कोई भी मार्ग चुन लेता है। तो इससे राजनेताओं का भी नैतिक पतन होता है और राजनेताओं के साथ साथ आम जनता में भी नैतिक पतन की स्थिति दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो भी उसी तंत्र में बुरी तरह से जकड़ जाते हैं। लेकिन वो जो कि भारतीय दृष्टि रही है कि समाज में कोई भी सार्थक उन्नति, कोई सार्थक परिवर्तन बिना नैतिक विकास के नहीं हो सकता। मॉरलिटी जो है, जो एथिक्स जो है, वो फाउंडेशन है किसी भी सोशल या इकोनॉमिक या पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए। ये जो कि भारतीय दृष्टि रही है कि जब तक धर्म का भाव अंदर नहीं होगा, जब तक नीति का बोध नहीं होगा, तब तक हम अपने लिए न तो सही अर्थ में लक्ष्य तय कर पाएंगे, ना उन लक्ष्यों को कभी प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए जो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स थी, जो पार्टी पॉलिटिक्स थी, उसको उन्होंने कहा कि ये तो नैतिक पतन का कारण बन रही है। इसलिए उन्होंने एक विचार रखा पार्टी लेस डेमोक्रेसी का, दल विहीन प्रजातंत्र का। ये प्रजातंत्र तो अच्छी प्रणाली है, लेकिन ये दल जो हैं वो उसको विकृत करते हैं, विशिएट करते हैं। पार्टी लेस डेमोक्रेसी की बात उन्होंने की, लेकिन ये केवल एक विचार ही रहा, क्योंकि जिस दिशा में भारत आगे बढ़ गया था उसमें पीछे जाने की, पुनर्विचार करने की संभावनाएं तो थी ही नहीं। तो इसलिए अब वे उनके जीवन का तीसरा चरण आता है, जिसमें वो भारतीय जो जीवन दृष्टि है, या जो भारतीय दर्शन है, या जो भारत की राजनीति की दृष्टि है, उसकी ओर वापस जाते हैं। और इसी दौर में उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, छोटी सी पुस्तक है लेकिन बहुत ही विचारपूर्ण है, रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था का पुनर्निर्माण। और जब हम इस ग्रंथ को पढ़ते हैं तो स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि जैसा कि हमारे
यहाँ प्राचीन काल में जिस अर्थ में राजा और प्रजा के संबंध थे, जिस तरह से पंचायत व्यवस्थाएं थीं, जिस तरह से प्रजा वत्सलता थी और जो भी धर्म का, नीति का जो नियंत्रण था, राजनीति पर, अर्थनीति पर, समाज नीति पर, उस सब को वो पुनर्जीवित करने की वकालत करते हुए दिखाई देते हैं कि भारत को अपनी जड़ों की ओर ही वापस जाना पड़ेगा अगर उसको सही अर्थ में अपनी स्वतंत्रता को साकार करना है। तो इसलिए अब वे भारतीय जो दृष्टि है उसकी ओर वापस लौटते हैं, अपनी जड़ों की ओर वापस लौटते हैं। वो मानते हैं कि राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन का मूल नैतिक उत्थान में है और ये विश्वास उनका फिर मृत्यु पर्यंत बना रहा। इसी विश्वास के चलते उन्होंने 1974 में एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया था, जो कि दुर्भाग्य से अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया। तो इसलिए ये 3 चरण जयप्रकाश नारायण के राजनीतिक चिंतन में दिखाई पड़ते हैं। पहले चरण में वो एक कट्टर मार्क्सवादी हैं, उसके बाद वो मार्क्सवाद की निस्सारता को समझ लेते हैं, डायलेक्टिकल मेटलिज्म में उनका मोहभंग हो जाता है और वे एवोल्यूशनरी सोशलिज्म या डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को मानने लगते हैं। लेकिन बाद में उनको लगता है कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं, जो दल हैं वे प्रजातंत्र को दूषित कर देते हैं, इसलिए दलीय राजनीति जो है वो कभी प्रजा के कल्याण का साधन नहीं हो सकती और इसलिए वो दल विहीन प्रजातंत्र की बात करते हैं और अंततः इसी संदर्भ में फिर वो भारतीय राज व्यवस्था जो थी प्राचीन काल में उसको पुनर्जीवित करने के पक्षधर बन जाते हैं। तो ये उनके जीवन के मुख्य चरण रहे हैं। थोड़ा सा इन तीनों पक्षों को हम लोग समझ लें तो जयप्रकाश नारायण का जो दृष्टिकोण है वो हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। अब जैसे जब वो मार्क्सवादी थे, जो उनका पहला चरण था, जब अमेरिका में अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के उपरांत 1929 में वो वापस भारत आए, तब वो एक कट्टर मार्क्सवादी थे। भारत की स्वतंत्रता के लिए वो गांधी के सत्याग्रह की अपेक्षा मार्क्स की क्रांतिकारी पद्धति को अधिक कारगर मानते थे। इसके अतिरिक्त शोषण के कारणों व उसके उपचार के लिए भी वो मार्क्स के विश्लेषण से सहमत थे कि मार्क्स ने जो सोसाइटी और इकोनॉमी का इंटरप्रिटेशन किया है, शोषण के जो कारण बताए हैं या उसका जो निदान या उपचार बताया है, उससे वो सहमत थे। उस समय वो मार्क्सवाद को एक ऐसा श्रेष्ठ राजनीतिक व आर्थिक दर्शन मानते थे जो पूंजी के केंद्रीकरण का अंत कर उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व स्थापित करेगा। उन्होंने पूंजीपतियों, जमींदारों एवं राजा रजवाड़ों को ऐसी शोषणकारी व्यवस्था का अंग माना जो सर्वहारा के हितों में नहीं बल्कि अपने हितों में उत्पादन के साधनों का प्रयोग कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये भारत में भी वही स्थिति है कि यहाँ भी जो पूंजीपति हैं, राजे रजवाड़े हैं, सामंत है, ये सब अपने हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। सब ने पूंजी पर और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण कर रखा है और प्रजा का शोषण कर रहे हैं। इसलिए वो मूलभूत उद्योगों के सामाजिकरण को आवश्यक मानते थे, नेशनलाइजेशन। उन्होंने राष्ट्रीयकरण या समाजीकरण की बात कही कि जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका नेशनलाइजेशन होना चाहिए और भूमि का पुनर्वितरण होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े ज़मींदारों ने सारी भूमि अपने हाथ में ले रखी है और जो किसान हैं या जो श्रमिक हैं उनकी बड़ी दुर्गति है। तो इसलिए लैंड रिफॉर्म और लैंड का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने विचार प्रकट किया। एक मार्क्सवादी के रूप में उन्होंने डायलेक्टिकल मेटलिज्म को बहुत उचित माना। वो मार्क्स की इस मान्यता से सहमत थे कि मनुष्य व उसकी भौतिक संस्थाएं
वह उसकी संस्थाएं भौतिक परिस्थितियों का प्रतिबिंब होती हैं। जैसा कि मैंने बताया, मार्क्स मानता था कि जो इकोनॉमी होती है वो पॉलिटिक्स को या सोसाइटी को डिटरमिन करती है। ऐसा जयप्रकाश भी मानते थे। जो मटेरियल इकोनॉमिक कंडीशंस होती हैं वो जैसी होती हैं वैसा समाज बन जाता है। उनमें जब बदलाव होता है तो समाज में भी बदलाव होता है। मार्क्स का एक फंडामेंटल आइडिया है, इसको वो मानते थे। मनुष्य का अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है, जो कि मार्क्स कहता था। मैंस कॉन्शियसनेस, मैंस एग्जिस्टेंस डिटरमिन्स हिज कॉन्शियसनेस, कि जो हमारा भौतिक अस्तित्व है उसी के अनुसार हमारी चेतना का निर्माण होता है। भारतीय दृष्टि है कि जैसी आपकी चेतना होगी उसी प्रकार के आपके भौतिक अस्तित्व का निर्माण होगा। लेकिन जयप्रकाश नारायण उस समय क्योंकि मार्क्सवाद के प्रभाव में थे तो वो मार्क्स की बात को सही मानते थे कि नहीं, जो हमारा एग्जिस्टेंस है वो हमारी कॉन्शियसनेस को डिटरमिन करता। और वो ये मानते थे कि इसी कारण वर्ग भेद है हमारे समाज में, और उन्होंने ऐसा माना कि इस वर्ग भेद को मिटाने के लिए आपको परिवेश को यानी बाह्य परिस्थितियों को बदलना पड़ेगा, और बाह्य परिस्थितियों को बदलने का काम क्रांतिकारी तरीके से, हिंसक तरीके से ही हो सकता है, जैसा कि मार्क्स मानता था। 1934 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है उस दौर का। 1934 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वाई सोशलिज्म में सोवियत संघ में स्टालिन के कुशल नेतृत्व की उन्होंने प्रशंसा की, जिसके कारण रूस लगभग शोषण मुक्त हो गया, ऐसा उनका मानना था जयप्रकाश का उस समय। उन्होंने स्टालिन द्वारा हिंसक साधनों के प्रयोग का भी समर्थन किया और कहा कि नए समाज की रचना में राजनीतिक हिंसा का प्रयोग आवश्यक हो जाता है ना। जो मार्क्स मानता था, जो स्टालिन ने किया, उसको जेपी ने भी ठीक माना उस समय, कि बिना वायलेंस के नया समाज उत्पन्न नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि आज जब यूरोप पूंजीवादी व्यवस्था से पीड़ित है, रूस न्याय और समानता पर आधारित समाज बन के उभर रहा है। एक कंट्रास्ट किया कि देखिए यूरोप के देश हैं जहाँ पूंजीवाद है और पूंजीवाद से उत्पन्न शोषण है, दूसरी तरफ रूस है, स्टालिन ने देखिए सोशलाइजेशन, सामाजिकरण या राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया के द्वारा जो भी शोषणकारी तत्व हैं उनको सबको समाप्त कर दिया है। उसमें उसने हिंसा और बल का भी प्रयोग किया है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग जो उसने शुरू की है स्टालिन ने रूस में, जिससे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया। बड़े बड़े जो जमींदार थे, है ना, कुलक्स रूस में उनको कहते थे, उनका सबका अंत हो गया। तो इसलिए जो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उसने उसको ख़त्म कर दिया, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी से ही सारा शोषण उत्पीड़न शुरू होता है। और प्रॉपर्टी का सोशलाइजेशन, लैंड और प्रॉपर्टी का सोशलाइजेशन हो गया है रूस में, इसको वो अच्छा मानते थे उस समय। गांधी जी उस समय न्यास सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे और जयप्रकाश नारायण ने उसकी खिल्ली उड़ाई कि इस तरह से कहीं कोई आर्थिक सामाजिक परिवर्तन होता है। कौन पूंजीपति अपने को अपनी संपत्ति का मालिक ना मानकर न्यासी मानेगा, है ना। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ट्रस्टीशिप वगैरह से कोई सामाजिक आर्थिक परिवर्तन होने वाला नहीं है, और कहा कि गांधी दर्शन एक लचर आर्थिक विश्लेषण, सदिच्छा और निरर्थक प्रवचनों का घालमेल है। बहुत ही कठोर आलोचना उस समय उन्होंने गांधी की कि एक लचर आर्थिक दर्शन है, सदिच्छा है, लेकिन जो भी ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है वो केवल एक अच्छा प्रवचन है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं। पूंजीपतियों से अपेक्षा करना कि वे अपनी सारी प्रॉपर्टी का अपने को मालिक ना मानकर केवल ट्रस्टी मानेंगे और उसका केवल समाज के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे, ये केवल एक
अच्छा प्रवचन है, लेकिन ऐसा संभव कभी भी नहीं। समकालीन उस समय एक बड़े दार्शनिक थे डॉक्टर भगवान दास। उन्होंने उस समय कहा था, भगवान दास ने, कि आधुनिक औद्योगिक समाज की जो जटिल समस्याएं हैं, इनका शायद समाधान करने के लिए वर्णाश्रम व्यवस्था अगर पुनर्जीवित कर ली जाए तो हो जाए। तो इसको जयप्रकाश नारायण ने इसको भी नहीं माना। उन्होंने कहा कि नहीं, जो वर्ण व्यवस्था है वो उसको पुनर्जीवित करने की बात करना ही बचकानी बात है। पुनर्वर्ण व्यवस्था में तो शोषण अंतर्निहित है, उससे क्या भारत का कल्याण होगा। तो भगवान दास से भी वो बिल्कुल सहमत नहीं थे। इतना गहरा मार्क्सवादी प्रभाव उनके ऊपर उस समय था। लेकिन धीरे धीरे वे मार्क्सवाद से उनका मोहभंग प्रारंभ हुआ, और इस प्रक्रिया को तेज करने में स्टालिन के बारे में जो रिपोर्ट्स आ रही थीं, जो रूस में वो कर रहा था, उसकी बहुत बड़ी भूमिका थी। स्टालिन ने समाजवाद के नाम पर रूस में एक सर्वाधिकारवाद, एक टोटलिटेरियन सिस्टम स्थापित कर दिया था, जिसको बहुत सारे उस समय के राजनीतिक विश्लेषकों उनका क्लोज सोसाइटी, बंद समाज एक बना दिया था। तो जब ये सारे आए कि ये समाजवाद है क्या, ये प्रश्न उठ रहा था कि ये स्टालिन जो कर रहा है ये समाजवाद है कि ये सर्वाधिकारवाद है। तो साम्यवाद के बारे में फिर जेपी की जो आशंकाएं थीं वो बढ़ने लगी। पहले जितना वो श्योर थे, जितना निश्चिंत थे समाजवाद को लेकर, अब उनके अंदर बहुत सारे संदेह पैदा हो गए। भारतीय साम्यवादी पार्टी द्वारा भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को बुर्जुआ आंदोलन कहना, अब उस समय ये भी था कि जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी थी वो हमारे आंदोलन को, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, उसकी आलोचना निंदा करती थी। कहती ये तो कुछ पूंजीपतियों का आंदोलन है शोषण करने के लिए। तो जयप्रकाश नारायण को ये भी बहुत बुरा लगा कि ये कैसे लोग हैं, इनकी निष्ठा रूस के प्रति ज़्यादा है, भारत के प्रति नहीं है। तो इन सब चीज़ों ने और जिस तरह से भारत की कम्युनिस्ट पार्टी स्टालिन का अंधानुकरण कर रही थी और भारत को भी उसी दिशा में ले जाना चाहती थी, इन सब चीज़ों से जयप्रकाश नारायण बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए, और उन्होंने एक प्रकार से उनका मार्क्सवाद से मोह भंग होने लगा। तो इसलिए वो ये मानने लगे कि ये जो रूस में हो रहा है वो कोई ऐसा नहीं कि स्टालिन इसके लिए दोषी है, इसके लिए स्वयं मार्क्स दोषी है। उसका जो चिंतन है वो इस प्रकार का है कि उसकी परिणति सर्वाधिकारवाद में ही होगी, ऐसा उनका विश्वास होने लगा। तो इस तरह से, जैसा कि मैंने बताया कि कई वर्षों तक उनके ऊपर मार्क्सिज्म का गहरा प्रभाव रहा, लेकिन बाद में जब स्टालिन के कारनामे सामने आए तब उनको लगा कि जो कुछ घटित हो रहा है रूस में, ये मार्क्सवाद का लॉजिकल कॉन्सिक्वेंस है, और अगर हम भारत में भी इसको अपनाएंगे तो भारत में भी यही सब करना पड़ेगा। तो लिहाजा उन्होंने ये माना कि रूस में तो सत्ता का केंद्रीकरण और शक्ति का नग्न प्रयोग प्रचलन में आ गया है। ऐसे समाज में मानवीय गरिमा, मानवीय स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो इसलिए उन्होंने अपने को मार्क्सवाद से दूर कर लिया। उसके बाद वो फिर ये उनको लगा कि शायद जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो ज़्यादा उपयुक्त होगा भारत जैसे देश के लिए। तो उन्होंने अपनी जो उस समय की रचनाएं हैं, उन रचनाओं में वे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की पैरवी करते हुए दिखाई पड़ते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद, जैसे कि उनकी एक रचना है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आइडियल एंड मेथड, या समाजवाद की वैचारिक समस्याएं,
थ्योरेटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ सोशलिज्म, ये जो सब उनकी रचनाएं हैं, इसमें वे शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक पद्धति से समाजवाद की स्थापना का प्रतिपादन करते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब उन्होंने यहाँ पर 1872 में हेग में दिए गए एक मार्क्स के वक्तव्य को बहुत महत्व दिया, क्योंकि हेग में 1872 में मार्क्स ने एक भाषण दिया था जिसमें उन्होंने ये बात कही थी कि क्रांति ज़रूरी नहीं हर देश में समाजवाद की स्थापना करने के लिए। कई देशों में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि वहां पर शांतिपूर्ण तरीके से भी समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। ये हेग का भाषण है मार्क्स का। तो इसको उन्होंने उद्धृत करते हुए कहा कि देखिए, मार्क्स ने भी माना है कि देयर कैन बी ए पीसफुल रोड टू सोशलिज्म, और उसने ये बात अपने भाषण में कही है। तो भारत में भी समाजवाद की प्रणाली को स्थापित करने के लिए शांतिपूर्ण उपाय काम कर सकते हैं। अब एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट के तौर से उन्होंने कुछ 2-3 बातों के ऊपर बल दिया। पहली बात तो उन्होंने कही कि राजनीतिक जीवन में नैतिक मूल्यों को महत्व मिलना चाहिए। पॉलिटिक्स जो है और एथिक्स जो है, उसके बीच एक रिश्ता होना चाहिए। दूसरा, जो पॉलिटिकल पावर है उसका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, विकेंद्रीकरण होना चाहिए। रूस में जैसे कि स्टालिन ने सारी सत्ता का अपने में केंद्रीकरण कर लिया, एक जगह केंद्रीकरण कर लिया, ये तो बहुत ही घातक होता है। इसलिए पॉलिटिकल पावर अगर हम डिसेंट्रलाइज कर दें तो शायद उस तरीके से सोशलिज्म को स्थापित करना आसान होगा। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि आर्थिक शक्ति का भी विकेंद्रीकरण होना चाहिए। इकोनॉमिक जो रिसोर्सेज हैं किसी सोसाइटी के, वे भी किन्हीं कुछ लोगों के हाथ में या एक वर्ग के हाथ में केंद्रित ना होने पाए। पूंजीवाद इसी को तो कहते हैं कि सारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाएं। तो उन्होंने कहा कि सोशलिज्म का मतलब ये है कि पॉलिटिकल डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए और इकोनॉमिक डिसेंट्रलाइजेशन भी होना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का रास्ता है। तो इसलिए वो अब इस तरह के विचार रखने लगे कि ये इस तरह का कार्य होना चाहिए। फिर एक बात उन्होंने और कही कि अहिंसक तरीके से ही समाजवाद की स्थापना की जानी चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि लोगों में जागृति उत्पन्न की जाए, कॉन्शियसनेस रेजिंग, कि उनकी चेतना को उत्पन्न किया जाए, उनको ये बताया जाए कि हम किस प्रकार के समाज की रचना करना चाहते हैं। एक तरह से इनलाइटन करना लोगों को कि सोशलिज्म क्या है, सोशलिज्म से आप किस तरह से लाभान्वित होंगे, सोशलिज्म को लाने के लिए आपको किस प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। तो एक अगर हम ये चेतना पैदा कर सकें तो शांतिपूर्ण तरीके से भी बहुत बड़े बड़े परिवर्तन हो जाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है, जो 5वीं बात वो कहते हैं कि समाज में समानता व न्याय के आदर्शों की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपनी भौतिक आर्थिक इच्छाओं को नियंत्रित करे और उपभोग की होड़ से बचे। यानी सोशलिज्म एक जीवन दृष्टि का परिवर्तन है। जब तक हमारी जो ग्रीड है, हमारे अंदर जो भोग की इच्छा है, जब तक वो प्रबल है, तब तक कभी समाजवाद की स्थापना नहीं हो सकती। इसलिए बाह्य परिवर्तन के लिए आंतरिक परिवर्तन पहले अपेक्षित है, दृष्टि का परिवर्तन पहले अपेक्षित है, तब दृश्य परिवर्तित होगा। और दृष्टि का परिवर्तन ये है कि हम भोगवाद से और असीमित इच्छाओं के आकर्षण से अपने को बचाएं। तो ये उनका डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का जो फेज था
मोटे तौर से मान सकते हैं कि 1954-55 तक वे इस प्रकार की मान्यताओं का प्रतिपादन कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इस प्रकार का जो उनका चिंतन था वो भी उनको लगा कि इससे कुछ काम बनने वाला नहीं, और फिर वो सर्वोदय दर्शन की ओर वापस आते हैं और वो मानते हैं, जो कि एक अर्थ में गांधीवादी दर्शन है, कि इसी सर्वोदय दर्शन में ही भारत का कल्याण निहित है। और ये उनके राजनीतिक चिंतन का तीसरा और अंतिम पक्ष है, यह अंतिम चरण है। लोकतांत्रिक समाजवाद भी उन्हें अधिक समय तक बांध नहीं पाया। वे मानवीय जीवन के विविध आयामों को समुचित संतुष्टि देने के लिए जिस दृष्टि की खोज में थे, वो अंततः उन्हें सर्वोदय दर्शन में प्राप्त हुआ। ऑल राउंड वेलफेयर ऑफ मैन, मनुष्य का सर्वतोमुखी कल्याण, ये है सर्वोदय दर्शन। वे आधुनिक विचारधाराओं के अधूरेपन को भली भांति समझ चुके थे कि ना सोशलिज्म ना कैपिटलिज्म, ये सब आधी अधूरी विचारधाराएं। मनुष्य का परिपूर्ण कल्याण करने की इनमें सामर्थ्य नहीं है। तो इसलिए उनको ये बात समझ में आ गई थी। और जो भौतिकवादी जीवन दृष्टि है, क्योंकि चाहे कैपिटलिज्म हो चाहे सोशलिज्म हो, दोनों अंततः मेटेलिस्टिक आइडियोलॉजीज हैं, भौतिकवादी विचारधाराएं। तो इसलिए मेटेलिज्म में मनुष्य का कभी कल्याण नहीं हो सकता। मनुष्य का जो मेटेलिस्टिक एस्पेक्ट है वो हमेशा सेकेंडरी होना चाहिए, और उसका जो स्पिरिचुअल और मॉरल एस्पेक्ट्स है वो हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। ये मानव कल्याण का मार्ग है। तो इसलिए ये आधुनिक विचारधाराओं में तो सामर्थ्य ही नहीं है। उनका ये विश्वास निरंतर दृढ़ हो रहा था कि रोटी जीवन के लिए आवश्यक तो है, पर वो जीवन का साध्य नहीं हो सकती। मार्क्सवाद ने रोटी को ही साध्य बना दिया। या जो पश्चिमी विचारधाराएं उस समय की थीं, चाहे वो पूंजीवाद हो चाहे वो समाजवाद हो, सब रोटी को साध्य मानकर सोचने वाली विचारधाराएं थी। उनको लगा कि ऐसा तो नहीं। मानवीय कल्याण के परिपूर्ण स्वरूप की खोज उन्हें गांधी दर्शन की ओर ले गई, कि गांधी जी ने एक कंप्लीट फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एक कंप्लीट वे ऑफ लाइफ प्रस्तुत किया है। उसी में हमारा कल्याण है। वो भारत की वही दृष्टि है, या वही दृष्टि होनी चाहिए। अब उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उस समय अपनी एक पुस्तक में लिखी। अनेक वर्षों से मैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मंदिर का पुजारी रहा हूँ। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मतलब मार्क्स का, क्योंकि वो मुझे अन्य किसी विचारधारा की अपेक्षा अधिक संतोषजनक प्रतीत होता था। परंतु अब मुझे लगता है कि किसी प्रकार का भौतिकवाद मनुष्य का सृजन करने की सामर्थ्य नहीं रखता। एक भौतिकवादी सभ्यता में सद्गुण के लिए कोई प्रेरणा नहीं होनी चाहिए। एक जो मेटेरियलिस्ट सिविलाइजेशन होती है उसमें वर्च्यू के ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। बस जो हमारी डिज़ायर्स हैं, वांट्स हैं, उनको फुलफिल करने में ही हर समय हम लगे रहते हैं। वर्च्यू के कल्टीवेशन की उसमें कोई गुंजाइश नहीं। एक भौतिकवादी सभ्यता में सद्गुण के लिए कोई प्रेरणा नहीं होती। ये संभव है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित समाज में मनुष्य भयवश अनुशासित हो जाए और दल ईश्वर का स्थान हासिल कर ले, जैसा कि रूस में हो रहा था। कि वहाँ जो हमें डिसिप्लिन या चीज़ें दिखाई पड़ रही थी उसका आधार भय था। स्टालिन का भय, अत्याचार जो हो रहा था, उत्पीड़न जो हो रहा था, उसका भय। तो ये तो कोई समाज को श्रेष्ठ बनाने की प्रक्रिया है नहीं। और वहाँ पर स्टालिन को ही ईश्वर मान लिया गया और मार्क्सिज्म को ही नया धर्म मान लिया गया था, है ना। तो इसलिए वो कहते हैं ये संभव है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर आधारित समाज में मनुष्य भयवश अनुशासित हो जाए और दल ईश्वर का स्थान हासिल कर ले, लेकिन जब वो दल दुष्टता को अंगीकार कर लेता है तो दुष्टता एक सार्वभौमिक सिद्धांत बन जाती है।
मार्क्सवाद से सर्वोदय की अपनी विचार यात्रा में वो ये मानने लगे कि भौतिकवादी दर्शन में सद्गुण का सृजन करने की सामर्थ्य नहीं, मनुष्य को अच्छा बनाने की सामर्थ्य भौतिकवादी चिंतन में नहीं होती। यदि मनुष्य केवल पदार्थ व ऊर्जा का संयोग है, यदि विश्व में सभी कुछ भौतिक कारकों के प्रभाव से घटित होता है, यदि कोई उच्चतर दैवीय सत्ता का विधान नहीं है, जन्म मरण का चक्र नहीं है, तो कोई भी मनुष्य ये प्रश्न कर सकता है कि मैं अच्छा क्यों बनूं। हमारे यहाँ जो भारतीय दृष्टि में मनुष्य की रचना में इन सब कारकों की बड़ी भूमिका होती है। ईश्वर में विश्वास, पाप पुण्य की धारणाएं, जीवन का सही लक्ष्य क्या है। लेकिन अगर ये सब कुछ है ही नहीं तो मैं सही मार्ग पर, या मैं तो फिर जो ठीक समझेगा जिससे मेरा स्वार्थ पूरा होगा मैं वही काम अच्छा समझूंगा। तो इसलिए भौतिकवादी दर्शन में मनुष्य को नैतिक बनने की कोई प्रेरणा नहीं मिलती। तो इसलिए उन्होंने जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की जो निस्सारता थी उसको भली प्रकार समझ लिया और उसके स्थान पर गांधी दर्शन में उनकी आस्था बढ़ने लगी, उसमें उनका विश्वास बढ़ने लगा और वो मानने लगे कि यही मार्ग है भारत के कल्याण का। तो इसलिए उन्होंने जो भारतीय राज, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, भारतीय राज व्यवस्था की जो पुनर्रचना नाम की उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने उसी दृष्टिकोण का प्रतिपादन किया। एक ऐसी राज व्यवस्था जिसमें राज्य की शक्तियों का ग्राम पंचायत आदि विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं में वितरण हो, वे संस्थाएं व्यक्तियों की सहभागिता से संचालित हों। उन्होंने लिखा है उस पुस्तक में, प्राचीन भारतीय चिंतन एवं परंपरा मनुष्य में निहित सामाजिकता, समाज विज्ञान, सभ्यता के नैतिक व आत्मिक लक्ष्य, लोकतांत्रिक मान्यता की राजनीतिक प्रणाली का संचालन व्यक्तियों की सक्रिय भागीदारी से होनी चाहिए। मनुष्य को अलगाव व यंत्रवाद की नियति से बचाने, ये सर्वोपरि सिद्धांत कि मनुष्य ही सभ्यता का केंद्र बिंदु है, ये एक सामुदायिक समाज व्यवस्था की ओर इंगित करते हैं। कम्युनिटेरियन पॉलिटी की केंद्र में मनुष्य है और फिर एक बहुत सारी संस्थाओं का जाल है जो सब उस मनुष्य को एक श्रेष्ठ उद्देश्य की ओर ले जाने का कार्य करते हैं। ये कम्युनिटेरियन पॉलिटी इसको कहा गया, सामुदायिक राज व्यवस्था। तो इसलिए जेपी ने एक ऐसे आत्मशासित, आत्मनिर्भर, कृषि, औद्योगिक, नगरीय, ग्रामीण समाज की स्थापना का चित्र प्रस्तुत किया जिसे वो जन समाजवाद या पीपुल सोशलिज्म कहते हैं। अब ये उन्होंने एक नया विचार रखा, पीपुल सोशलिज्म। और उन्होंने कहा कि आज का जो सोशलिज्म है, जो वेस्टर्न सोशलिज्म है, ये तो स्टेट सोशलिज्म है, इसमें तो सब कुछ स्टेट के हाथ में। तो स्टेट सोशलिज्म नहीं बल्कि पीपुल सोशलिज्म, और वो पीपुल सोशलिज्म के लिए हमारे यहाँ भारत में जो दृष्टिकोण हमेशा से रहा है उस तरह से ही वो स्थापित हो सकता है। इस समाज का संचालन राज शक्ति के उपकरणों से नहीं वरन जनता के स्वैच्छिक सहयोग व भागीदारी से होता है। वो मानते हैं कि ये सामुदायिक व्यवस्था समाजवाद का ही परिष्कृत स्वरूप है, यही सही असली समाजवाद यही है। इसमें संस्थाओं की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व दिया जाता है। पाश्चात्य समाजवाद का ये विश्वास कि राज्य द्वारा उत्पादन, वितरण व विनिमय के साधनों का स्वामित्व प्राप्त कर लेने से नए समाज की स्थापना हो जाएगी, असत्य प्रमाणित हुआ है। ऐसा सोचा गया लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो है नहीं। वस्तुतः एक नए समाज की रचना के लिए एक भिन्न प्रकार की आस्था और दृष्टि अपेक्षित है, और जेपी मानते हैं कि इसके लिए समाजवादियों को मार्क्स के पूर्ववर्ती चिंतकों, यूरोप में भी ऐसे लोग हुए हैं जैसे कि विलियम मॉरिस या जॉन रस्किन या टॉलस्टॉय, ये लोग जिस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं वो सम्यक अर्थ में सामुदायिक व्यवस्था है। तो यूरोप से भी अगर हमें प्रेरणा लेनी है तो हमें मार्क्स की तरफ नहीं देखना है, स्टालिन की तरफ नहीं देखना है, बल्कि हमें विलियम मॉरिस
या जॉन रस्किन या टॉलस्टॉय जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी, क्योंकि वे भारतीय जीवन दृष्टि के बहुत निकट हैं। जेपी के अनुसार राजशक्ति के विकेंद्रीकरण का उद्देश्य राज्य को निकाल के बाहर करना नहीं है, कि राज्य को कोई समाप्त नहीं करना है। राज्य आवश्यक है, लेकिन उसकी एक सीमित भूमिका होनी चाहिए। सोशलिज्म में क्या होता है कि राज्य संपूर्ण जीवन के ऊपर हेडमास्टर बन के बैठ जाता है। यानी वो पूंजीवाद में हम पूंजीपतियों के गुलाम हो जाते हैं, और समाजवाद में, जो पश्चिमी समाजवाद में है, उसमें राज्य के गुलाम बन जाते हैं। तो इसलिए वो कहते हैं कि राज्य को मर्यादित करने की आवश्यकता जहाँ है या जितनी है उतना तो राज्य को स्वीकार करना चाहिए, वहाँ तक राज्य को स्वीकार करना चाहिए। और इस मामले में एक बहुत अच्छा वो दृष्टांत देते हैं, रेलगाड़ी में जो खतरे की जंजीर लगी रहती है, डेंजर चेन लगी रहती, कि जब हम यात्रा करते हैं ट्रेन में तो कोई हर समय हमारा ध्यान डेंजर चेन की तरफ नहीं रहता। हमें ख्याल भी नहीं रहता सामान्यतः कि कोई इस तरह की चीज़ ट्रेन में लगी हुई है, लेकिन हाँ, जब खतरा आता है तब हमें डेंजर चेन का ध्यान आता है, उधर हमारा हाथ जाता है। बस राज्य की यही भूमिका है कि सामान्यतः तो व्यक्ति का जीवन सामुदायिक सहयोग से, साहचर्य से होना चाहिए। तमाम जो स्थानीय स्तर की, प्रादेशिक स्तर की संस्थाएं हैं, जिसको पंचायती व्यवस्था है, इनके माध्यम से हमें अपने जीवन का संचालन करना चाहिए। राज्य के ऊपर हमारी निर्भरता कम से कम होनी चाहिए, अन्यथा राज्य में शक्तियों का केंद्रीकरण होगा। लेकिन जितनी भूमिका राज्य की है आवश्यक जहाँ पर, वहाँ उसकी भूमिका है, और उसकी भूमिका यही है कि विशेष परिस्थितियों में राज्य की आवश्यकता पड़ती है। सामान्यतः मनुष्य का जीवन वॉलंटरी कोऑपरेशन के आधार पर चलना चाहिए। तो वो कहते हैं कि रेल यात्रियों की दृष्टि सदैव खतरे की जंजीर की ओर नहीं रहती, केवल आपत्ति काल में ही वे इसका प्रयोग करते हैं। तो ये उनका सामुदायिक राज व्यवस्था का या पीपल सोशलिज्म का जो उनका सिद्धांत है, वो इस प्रकार से। अब उनकी आलोचना भी हुई जयप्रकाश नारायण की, उनके पर आरोप लगा कि भाई इनके विचारों में विसंगतियां बहुत हैं, बार बार विचार बदले, इनके इनकंसिस्टेंसीज हैं। सर्वोदय दर्शन तो एक काल्पनिक दर्शन है, स्वप्न लोक की यूटोपिया है एक, ऐसा वास्तव में घटित हो पाना तो बहुत ही मुश्किल कार्य है। आलोचकों का तर्क है कि सर्वोदय दर्शन मनुष्य को जितना नैतिक मानता है, मनुष्य उतना नैतिक तो होता नहीं। जेपी का तर्क है कि तथाकथित वैज्ञानिक विचारधाराएं भी अव्यावहारिक प्रमाणित हुई हैं। तो जेपी ने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन जो वैज्ञानिक विचारधाराएं, जिनको हम कहते हैं साइंटिफिक जो आइडियोलॉजीज रही हैं, जिन्होंने साइंटिफिक होने का दावा किया, वो कहाँ साइंटिफिक प्रूव हुई? उनमें भी तो तमाम कमियां दिखाई पड़ती। लेकिन यदि मनुष्य का सर्वतोमुखी विकास करना है तो जीवन की एक सम्यक व समग्र दृष्टि आवश्यक है। सर्वोदय दर्शन इसी संपूर्ण मनुष्य के संपूर्ण कल्याण की व्याख्या करता है। टोटल वेलफेयर ऑफ ए टोटल मैन, ये है सर्वोदय दर्शन। पाश्चात्य समाजवादियों का दृष्टि एक आयामी व एक पक्षीय है। सर्वोदय दर्शन में वे न्याय, समता व स्वतंत्रता का सामंजस्य देखते हैं। अपनी पुस्तक समाजवाद से सर्वोदय में उन्होंने लिखा है, स्वतंत्रता मेरे जीवन का एक प्रकाश स्तंभ रही है, लेकिन समय के साथ ये मनुष्य के व्यक्तित्व, उसके मस्तिष्क व उसकी आत्मा की स्वतंत्रता में रूपांतरित होती रही है। इस प्रकार जयप्रकाश नारायण सर्वोदय के आदर्श में मानव के सर्वतोमुखी कल्याण के सूत्र देखते हैं। तो ये उनके चिंतन का जो तीसरा चरण है, जिसमें कि वो सर्वोदय का सिद्धांत मानते हैं, यानी एक तरह से गांधी दर्शन की सभी मान्यताओं को वो स्वीकार कर लेते हैं। और ये उनके राजनीतिक चिंतन की विशिष्टता है।
और अंततः उन्होंने एक लंबी यात्रा करते हुए और कई पड़ावों से गुजरते हुए उनको जो भारतीय जीवन दृष्टि है उसी में अपने सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त हुआ। इस दृष्टि से जयप्रकाश नारायण का असाधारण महत्व है। वे न केवल समाजवाद का भारतीयकरण करते हैं, बल्कि वे एक भारतीय दृष्टि पर आधारित समाज व्यवस्था और राजनीति व्यवस्था का प्रतिपादन करते हैं।